हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री अपेंडिक्स नाम से एक अपने चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसकी ऑलरेडी जो है कि हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको 3 वीडियो मिल जाएगी। इनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाके आप इसको देख सकते हो। इसमें हम जो है कि जो बचे हुए पार्ट्स थे, जैसे कि गवर्नेंस का पार्ट था, हमने ऑलरेडी जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट थे ब्रिटिश टाइम में जो आए थे 1947 73 से लेके, और जो भी 1947 तक डिफरेंट एक्ट्स थे उन सभी एक्ट्स को कवर कर लिया था। अब हम आगे जो है कि नेक्स्ट इस वीडियो में गवर्नेंस का पार्ट कवर करेंगे कि किस तरीके के गवर्नेंस में रिफॉर्म हुए। जैसे कि सिविल सर्विस हो गया, पुलिस रिफॉर्म हो गया, और भी लैंड रेवेन्यू से लैंड में रिफॉर्म हो गया। तो ये रिफॉर्म किस तरीके से किसके कार्यकाल में और क्या क्या जो है कि लैंडमार्क रिफॉर्म थे वो सभी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, फर्स्ट इसमें क्या है। सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में देख लेते हैं कि किसका इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें कॉर्नवालिस थे, इनको क्या बोला जाता है, कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, गवर्नर वायसराय और गवर्नर जनरल वाले पार्ट में। और यहाँ पे आप जब इन चीजों को पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि बीपीएससी मेकर हो गए, एग्जाम्पुल हो गया, आईएसपीसीएस फैक्ट्री हो गया, ये सब क्या करते हैं, आके आपको मोटिवेशन की बातें करते हैं। तो आपको मोटिवेट होना है तो आप जितना होना था हो चुके हो ऑलरेडी। अब आपको इसमें क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है अपने। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप पेपर में जाके अच्छा करके आओगे। अब मोटिवेशन लेके पेपर को अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना फोकस अपना जो है ना आप अपने रिवीजन पे डालिए। और हमारे चैनल के थ्रू जो है कि आपको पूरा का पूरा आपके सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है कि कॉर्नवालिस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज बोलते हैं। और इन्होंने जो है कि कॉन्वर्नेटेड और नॉन अनकन्वर्नेटेड सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया था, रेजिंग सैलरी सैलरी को इंक्रीज किया था। एक इनका अच्छा काम ये था। फिर एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स रूल्स को इन्फॉर्म किया था, और प्रमोशन थ्रू द सीनियोरिटी। इन्होंने ये सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन को इंडिया में सिविल सर्विसेज में जो है कि अडॉप्ट किया था। इसके बाद से वेलेस्ली का देख लेते हैं कि सिविल सर्विसेज में वेलेस्ली का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो वेलेस्ली ने क्या किया, वेलेस्ली ने क्या किया था, वेलेस्ली ने क्या किया था कि ओपन फोर्ट विलियम कॉलेज को ओपन किसने किया था, वेलेस्ली ने किया था 1800 में। टू ट्रेन रिक्रूट्स, जो नए नए रिक्रूट्स होते थे सिविल सर्विसेज में उनको ट्रेन करने के लिए वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था, चार्टर एक्ट 1853 के अंदर में कुछ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रिफॉर्म हुए थे। इसमें क्या हुआ था, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था इसके पीछे वाले वीडियो में, कि ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्विसेज में, किसके थ्रू, चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया जो है कि सिविल सर्विसेज में। फिर इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंडियन सिविल सर्विसेज 1861 में जो है कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया। इसमें क्या था, ग्रीक एंड लैटिन दो लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके थ्रू आप जो है कि इसमें आप लिख सकते थे ले पेपर को, या क्या क्या था, ग्रीक में और लैटिन में। और साथ ही साथ में एज जो था, एज को जो है कि लोअर कर दिया गया। मतलब कि पहले जो 21 या 23 समथिंग था उसको करके 18 कर दिया गया था। आप सभी को पता होगा ये। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे पहले हमारे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले पर्सन थे इंडिया से, जिनको 1863 में जो है कि इसमें सिलेक्शन हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ, स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट 1878 आया। इसमें क्या था, इसको किसने लाया था, इसको लाया था लिप्टन ने, ठीक है। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट को 1878 में लिप्टन ने लाए थे। तो इसमें क्या, फिर इसमें क्या था, इसमें कुछ जो कि सिविल सर्विसेज का एज था उसको लोअर कर दिया गया था। तो ये जो है कि बाद में फेल हो गया, ये जो आया था एक्ट उतना अच्छा खासा इंप्लीमेंट हुआ नहीं, तो इसको जो है कि 8 साल के बाद से इसको रिवल कर दिया गया। इस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट को 8 साल के बाद से स्क्रैप कर दिया गया। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा कमेटी है जिसका नाम है एटचिसन कमेटी। एटचिसन कमेटी इसको 1886 में लाया गया था। ये भी हमारे सिविल सर्विसेज से रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है कि एटचिसन कमीशन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, हमारे सिविल सर्विस से है, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन थे, टू टूक इनटू क्लेम ऑफ द इंडियंस टू हायर एंड द मोर पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि इनके में जो इंडियंस का क्लेम होता था कि हमको जो है कि सिविल सर्विस में हायर पोस्ट भी मिलना चाहिए, इसी क्लेम को इंक्वायरी करने के लिए इस कमेटी का जो है कि गठन किया गया था कि क्या इंडियन सच में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, जो हायर पोस्ट होते हैं उसमें। इसमें रिकमेंड किया गया था मूविंग अवे फ्रॉम द कन्वेनेटेड, जो पहले कन्वेनेटेड और नॉन कन्वेनेटेड सिस्टम था इसको जो है कि स्क्रिप करने की बात आई थी, कि इससे जो है कि उसको हटा के कुछ नया सिस्टम लाया जाए। तो इसमें क्या था, थ्री टीयर सिस्टम लाया गया, क्या था, सेंट्रल था, प्रोविंशियल था, लोकल था, ये 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इन दोनों को कट करके। और इसमें क्या था, इंडियन नोट्स अलाउड
इन सेंट्रल, ठीक है, जो सेंट्रल था इसमें, सेंट्रल सर्विस था इसमें, जो कि इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था। साथ ही साथ में इसमें रिकमेंड किया गया कि जो इनका एज लिमिट है, ठीक है, एज को 23 किया गया, जो मैक्सिमम एज लिमिट था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या था, मॉनफोर्ड कमीशन 1919 में आया, ठीक है, इसमें भी सिविल सर्विसेज को लेके कुछ प्रोविजंस हैं। क्या क्या थे, रिकमेंड होल्डिंग एग्जाम इन इंडिया, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में जो है कि एग्जाम होल्ड करने की बात कही गई, किसमें, मॉनफोर्ड कमीशन के अंदर, जो कि 1919 में आया था। मॉनफोर्ड कमीशन का संबंध किससे है, मॉनफोर्ड कमीशन का संबंध हमारे सिविल सर्विसेज से है, जिसमें इस चीज को रिकमेंड किया गया कि जो पेपर होता है सिविल सर्विसेज का, उसको इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह पर साइमल्टेनियस जो है कि हेल्ड होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें एक और प्रोविजन क्या था कि 1/3 टू बी इंडियन, जितने भी हमारे पोस्ट होंगे इसमें, ठीक है, उसमें से 1/3 जो है कि इंडियन के द्वारा फिल किया जाएगा। और साथ ही साथ इसको जो है कि रेस किया जाएगा एनुअली, जो है कि 1.5% जो है कि हर साल जो है कि इंक्रीज किया जाएगा। देख रहे हो ना, इस तरीके से जितने टाइम बीतता गया इनके शासन का, उस तरीके से रिफॉर्म होते गए, और उसमें इंडियंस को जो है कि उनके सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करके उनकी संख्या को बढ़ाया गया। अब नेक्स्ट कमीशन क्या था हमारा, एक ली कमीशन है, ठीक है, ली कमीशन को 1924 में लाया गया था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ली कमीशन को 1924 में लाया गया था, और इसको जो है कि पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश करने के पर्पज से लाया गया था, ठीक है। तो आपके पेपर में होता है क्या है ना, कमीशन यहाँ पे एक कमीशन दे देगा, यूपीपीसीएस में जनरली ऐसा क्या होता है कि कमीशन दे देगा, कुछ यहाँ पे डेट्स दे देगा कि कब लाएगा, तो फिर उनको मैच द फ्लोइंग से मैच करना होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमीशन और इनका संबंध किससे है, साथ ही साथ में डेट, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में आया था, सबको पता है इसमें क्या प्रोविजन था, इसमें रिकमेंड किया गया कि एस्टेब्लिश फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, दो तरीके के पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात हुई थी इसमें। पहला था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकेंड था प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब इसमें से हमने सिविल सर्विसेज को देख लिया कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म हुए, क्या क्या नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद से हम देख लेते हैं पुलिस सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में किस तरीके से ब्रिटिश टाइम में रिफॉर्म्स हुए हैं, किनका किनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें जो पहला है ना, फौजदारी थाना, फौजदारी थाना को फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, एस्टेब्लिश किया गया 1775 में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि फौजदारी थाना को 1775 में इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ 1791 में कॉर्नवालिस ने कुछ पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म किए, किसने, कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किए। इनके रिफॉर्म क्या थे, रिलीव जमींदार ऑफ पुलिस ड्यूटीज, जमींदार को पहले जो है कि पुलिस ड्यूटी करना पड़ता था साथ ही साथ में जमींदारी के साथ में। तो इसने कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो जमींदार को पुलिस ड्यूटी दी गई थी उससे उनको आराम दिया, उनको रिलीव कर दिया, और उसके जगह पे क्या किया, ऑर्गेनाइज रेगुलर पुलिस फोर्सेस, उसके जगह पे इन्होंने क्या किया कि रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है कॉर्नवालिस को। इसके साथ साथ मायो ने, जो है कि मायो हमारे जो है कि गवर्नर थे, इनको 1808 में इन्होंने क्या रिफॉर्म किया पुलिस सिस्टम में, स्पाइसेस फॉर पुलिस, ठीक है, पुलिस में जासूसों की नियुक्ति की, ठीक है, जासूसों की नियुक्ति पुलिस में फर्स्ट टाइम किसने किया, मायो ने किया। और इसके साथ साथ बेंटिक का देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का क्या था, इन्होंने क्या किया, एबलाइज ऑफिस ऑफ एसपी, जो एसपी का ऑफिस होता था उसको एबलाइज कर दिया, एंड कलेक्टर मेड हेड ऑफ द पुलिस, जो कलेक्टर होता था उसको जो है कि पुलिस के हेड बना दिया गया। इन्होंने एसपी का जो पोस्ट होता था पुलिस सिस्टम में, इसको जो है कि एबलाइज कर दिया, और साथ ही साथ में कलेक्टर को जो है कि हेड ऑफ पुलिस, पुलिस के हेड बना दिया। इसके साथ ही साथ देखने देख लेते हैं इसमें क्या था, इंडियन पुलिस एक्ट, जो कि 1861 में आया था। 1861 में क्या आया था, इंडियन पुलिस एक्ट आया था। इसके साथ साथ फ्रेजर कमीशन देख लेते हैं, जिसका संबंध किससे है, पुलिस से है, और इसका 1902 में आया था, 1902 में आया था। फ्रेजर कमीशन का संबंध किससे है, पुलिस से है, ठीक है, पुलिस से है। और ये जो है कि 1902 में इंडिया में ब्रिटिश टाइम में आया था। इसमें क्या था, सीआईडी को स्टेब्लिश किया गया प्रोविंसेस में, और सीबीआई को स्टेब्लिश किया गया सेंटर में। तो इस तरीके से आपके पेपर में पूछ सकता है कि फ्रेजर कमीशन का संबंध किससे था, तो किससे था, पुलिस से था। और इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन थे कि सीआईडी को एस्टेब्लिश किया गया प्रोविंसेस के लिए, जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। साथ ही साथ में सेंटर पे क्या था, हमारा सीबीआई था। तो सीबीआई का ओरिजिन एक तरीके से कहाँ से था, फ्रेजर कमीशन जो था, और ये कब आया था, 1902 में आया था। अब कुछ रिफॉर्म देख लेते हैं क्या मिलिट्री में, ठीक है, मिलिट्री में किस किस तरीके के रिफॉर्म हुए ब्रिटिश टाइम में। तो पहला क्या था हमारा, पील कमीशन, ठीक है, पील कमीशन जी को 1857 में लाया गया था। इसका संबंध किससे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक ये पेपर में नहीं पूछा गया है। तो जो चीजें नहीं पूछी गई है ना, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आगे होने वाले पेपर में, जो अच्छे खासे पेपर होते हैं, उनमें पूछी जा सकती हैं। तो पील कमीशन का संबंध किससे है, मिलिट्री से है। इसी के साथ जो कि एडन कमीशन का संबंध किससे है, जो 1879 में आया था, इसका संबंध भी मिलिट्री से है। और इसके साथ ही साथ चेटफील्ड कमीशन, चेटफील्ड कमीशन जो कि 1939 में आया था, इसका संबंध मिलिट्री से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पील कमीशन यहाँ लिख देता हूं मैं, पील कमीशन, साथ ही साथ में जो है कि ईडन कमीशन,
ईडन कमीशन और चेट, ठीक है, फील्ड, चेटफील्ड कमीशन, इन तीनों कमीशन का संबंध किससे है? हमारे मिलिट्री से है, ठीक है, मिलिट्री से इन तीनों कमीशन का संबंध है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा आपकी पील, ईडन और चेटफील्ड, इन तीनों का संबंध किससे है? मिलिट्री से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि जुडिशरी सिस्टम में, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम में किस तरीके के रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिश टाइम में। तो पहला हमारा जो है इसमें वैरन हेस्टिंग है, इनके टाइम पे जो है कि 72 से 85 तक ही रहते हैं। इनके समय पे क्या हुआ कि मैक्सिमम जो रिफॉर्म्स हुए जुडिशरी में ये वैरन हेस्टिंग के टाइम पे हुए थे। ये क्या हुआ था? डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत इन्होंने स्टेब्लिश किया, साथ ही साथ में सदर दीवानी अदालत और अपील्स के लिए स्टेब्लिश किया। इसके साथ नेक्स्ट क्या किया इन्होंने? डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को भी इन्होंने स्टेब्लिश किया। और इसमें क्या क्या होता था? असिस्टेड बाय मुफ्ती एंड काजी, इसमें असिस्ट करने के लिए मुफ्ती और काजी को अपॉइंट किया। और साथ ही साथ में सदर निजामत अदालत को भी इनके टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया। तो इस तरीके से पेपर में पूछ देंगे वारेन हेस्टिंग के मैक्सिमम रिफॉर्म्स किस में थे? पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, ऐसे देते ऑप्शन में, तो किससे होंगे? वारेन हेस्टिंग का संबंध मैक्सिमम किससे है? हमारा जुडिशरी से है। जुडिशरी में इन्होंने बहुत अच्छा खासा रिफॉर्म किया। इसके साथ साथ जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, ठीक है, इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात किसमें हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टेब्लिश करने की बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कॉर्नवालिस का देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन क्या था जुडिशरी में, जो करने को 70, 86, 93 तक है। इन्होंने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को एस्टेब्लिश किया, और एस्टेब्लिश है क्या? इसको एबॉलिश कर दिया, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो जिसको एस्टेब्लिश किया था हमारे हेस्टिंग साहब ने, इनको जो है कि इन्होंने कॉर्नवालिस ने एबॉलिश कर दिया, ठीक है, एबॉलिश कर दिया। साथ ही साथ में फोर्थ सर्किट कोर्ट को एस्टेब्लिश किया, 4 सर्किट कोर्ट को एस्टेब्लिश किया, कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। और इसके साथ ही साथ इसमें क्या प्रोविजन किया इन्होंने? अपील फ्रॉम बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब कि सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट से आप अपील कर सकते हो इन 4 कोर्ट्स के अंदर में। इसके साथ साथ जो है कि सदर निजामत अदालत, ठीक है, शिफ्टेड टू कोलकाता, कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया गया। और इसको जो है कि किसके अंदर कर दिया गया? गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सदर निजामत अदालत को, सदर निजामत अदालत को गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था? डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में क्या था? ओनली रेवेन्यू फंक्शन। अब इसको जो है कि चेंज करके क्या कर दिया गया इसके काम को? ओनली जो है रेवेन्यू फंक्शन का काम डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत करता था। साथ ही साथ में नो मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेशियल फंक्शन, मतलब किसी तरीके का कोई मजिस्ट्रेरियल फंक्शन इसके अंदर में नहीं था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? यूरोपियन सब्जेक्ट इंटू जुरिडिक्शन। इसमें ये प्रोविजन था कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो भी यूरोपियन सब्जेक्ट थे, ठीक है, उसको भी जो है कि इनके जुरिडिक्शन में कर दिया। जो कोर्ट वगैरह स्टेब्लिश किया उसके जुरिडिक्शन में कर दिया, पहले जुरिडिक्शन के बाहर थे। इसके बाद से नेक्स्ट हमारे गवर्नर थे, ठीक है, बेंटिक, विलियम बेंटिक। इनके समय में देख लेते हैं इन्होंने क्या किया कि जो इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ सर्किट कोर्ट, एस्टेब्लिश किया था कॉर्नवालिस ने, इसको जो है कि इन्होंने एबॉलाइज कर दिया। देखिए इन्होंने यहाँ पे एबॉलाइज कर दिया। साथ ही साथ में क्या किया इन्होंने कि पावर ट्रांसफर टू कलेक्टर, ये जो पावर्स होते थे फोर्थ सर्किट कोर्ट्स के अंदर में, इस पावर को ट्रांसफर कर दिया कलेक्टर के पास। और द रेवेन्यू केसेस, जो भी रेवेन्यू केसेस होते थे इनके पर्पज से जो है कि इन सभी पावर्स को कलेक्टर के पास ट्रांसफर कर दिया। साथ ही साथ में क्या किया? सदर दीवानी या सदर निजामत निजामत अदालत इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो है कि इस 2 तरीके की अदालत को स्टेब्लिश किया गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? इंग्लिश रिप्लेस पर्सियन, ठीक है, इंग्लिश को कि पर्सियन जो पहले कोर्ट का लैंग्वेज होता था इसको रिप्लेस करके क्या लैंग्वेज हो गया? इंग्लिश हो गया। उसके साथ ही साथ ये ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन गिवन टू यूज पर्सियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज और चाहे कि पर्सियन को यूज करने का जो है कि ऑप्शन दिया गया कोर्ट में आपको। इसके बाद से कुछ देख लेते हैं, लॉ कमीशन आया, ठीक है, लॉ कमीशन कब आया था? 1833 में, मैकॉले के हेड थे। इसके अंदर क्या किया गया? रिफॉर्म सीपीसी 1859 लाया गया, आईपीसी 1860 लाया गया, और सीआरपीसी जो है कि 1861 लाया गया। और हाल ही में आपको पता होगा कि इंडियन पार्लियामेंट ने इन तीनों लॉ को जो ब्रिटिश टाइम के थे इनको रिपल करके जो है कि 3 नए एक्ट लाए हैं। तो आप लोग इनका नया नया नाम, जो न्यू न्यू नाम है, इंडियन पार्लियामेंट ने जो नया नाम रखा है इन तीनों एक्ट का, आप उनको कमेंट करके हमें बताइए। इसके साथ नेक्स्ट क्या था इसमें? नो यूरोपियन कैन बी ट्रायड बाय द इंडियन ओरिजिन जज, ठीक है, कोई भी इंडियन ओरिजिन जज हो तो उसको यूरोपियन को जो है कि ये नहीं कर सकता, उनकी सुनवाई नहीं कर सकता। इसमें प्रोविजन था, इसको क्या था? लेटर इल्बर्ट वीड अंडर द लॉर्ड लिपन ट्राई टू रिवर्स इट बट फेल, ठीक है, इसी प्रोविजन को जो है कि
लॉर्ड रिपन ने, जिनके अंदर में इल्बर्ट भी लाया था, उन्होंने इसको रिपल करने का प्रयास किया था, लेकिन जो है कि फेल हो गया था, मतलब कि यहाँ पे उनको स्क्रैप कर दिया गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्रिटिश का इंडियन के अगेंस्ट, ये देखने को मिला। और इसके बाद से बहुत ही लैंडमार्क इवेंट था हिस्ट्री में, जिसके बाद से इंडियंस जो है कि बहुत ज्यादा ये अपने आप को फील किए कि ये हम लोग को इतना तुच्छ समझते हैं कि हम इन लोगों को, हमारे जज जो है कि इनको जो है कि सुनवाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा खासा इवेंट था इंडिया में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसके अंदर जो कि फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात हुई, जिसको 1937 में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अंदर में फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1937 में। अब हम कुछ लोकल बॉडीज देख लेते हैं कि लोकल बॉडीज क्या 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 हुआ, इनमें किस किसने क्या क्या रिफॉर्म किए। तो लोकल बॉडीज में जो पहला नाम आता है, उनका नाम आता है मायो का, जिसका नाम है मायो रिजोल्यूशन, 1870 में आया था। इसमें क्या था, लोकल टैक्सेशन का प्रोविजन था, ठीक है। लोकल टैक्सेशन का प्रोविजन था कि लोकल्स जो है हमारे अथॉरिटी और टैक्स वसूल सकती है। साथ ही साथ में रिपन का रेजोल्यूशन आया, जिसको 1882 में आया। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिपन को, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। रिपन को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। कब आया था, 1908 में आया था। और इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, सॉरी, इसके अंदर में क्या क्या प्रोविजन थे हमारे, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकल बॉडीज में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1908 में आया था। इसमें क्या प्रोविजन थे, जुडिशियल जुरिडिक्शन टू पंचायत, पंचायत को जो है कि जुडिशियल जुरिडिक्शन दिया गया। साथ ही साथ में सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके साथ लिबरल इन स्पिरिटी, ये क्या था, इसकी स्पिरिटी जो थी लिबरल थी, मतलब बहुत ज्यादा उदार टाइप का था। रेजोल्यूशन ऑफ मई 1918, इसमें क्या प्रोविजन थे लोकल बॉडीज को लेकर, ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू लोकल बॉडीज एंड पीपुल, ठीक है। जो रेजोल्यूशन आया था मई 1918 में, इसमें कुछ इस तरीके के प्रोविजन थे कि कुछ पावर जो है कि लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेबर के में देख लेते हैं कि लेबर में किस किस तरीके के रिफॉर्म हुए, किन के द्वारा। तो इसमें पहला क्या है, इंडियन फैक्ट्री फैक्ट्री एक्ट 8081, ठीक है। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 8081, इसमें क्या था, जो चाइल्ड लेबर था, जिसको डिफाइन किया गया था, इसमें डिफाइन किया गया। और 7 से 12 ईयर के बच्चों को, जो 7 से 12 साल के जो बच्चे थे, उनको जो है कि वर्किंग आवर पर डे 9 आवर्स कर दिया गया, ठीक है। 9 घंटे कर दिए गए रिड्यूस करके। इसी के साथ जो है कि एडेसरी मैन जो भी वो इस तरीके के मशीन थे जो बहुत किसी को नुकसान नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको फेंस करने का प्रोविजन था। साथ ही साथ में 4 हॉलीडे पर मंथ टू चिल्ड्रन, बच्चों को जो है कि 4 हॉलीडे देने का प्रोविजन था एक महीने में। इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो कि 1891 में आया, इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजन था। इसमें क्या था कि मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन रेज, ठीक है। इसमें जो कि मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन का था, उसको रेज करके कितना कर दिया गया, 9 से 14 साल कर दिया गया। साथ ही साथ में वर्किंग आवर पर डे जो था उनका 7 घंटे पर डे कर दिया गया, ठीक है। नो वर्क एट नाइट, इसमें नाइट में वर्क नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो लेबर से संबंधित है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही में इसमें क्या प्रोविजन था, ओमेन से रिलेटेड प्रोविजन था कि वोमेन जो है कि एक दिन में 11 घंटे ही काम कर सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ में 1 डे रेस्ट पर वीक फॉर ऑल मेन आल्सो, ठीक है। सबको दिया गया, सबको दिया गया कि एक दिन का रेस्ट एक सप्ताह में सबको मिलेगा। इसमें जो क्या था कि ये जो प्रोविजन जो भी थे ना, फैक्ट्री एक्ट्स में जो भी प्रोविजन थे, वो जो है कि उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते थे, जो ब्रिटिश के द्वारा ऑन प्लांटेशन थे। जो भी प्लांटेशन जो ब्रिटिश, जिन पर ब्रिटिश का अधिकार था, वो डील करते थे, उन पे ये फैक्ट्री एक्ट अप्लाई नहीं होते थे। तो इस तरीके से देख रहे हो ना किस तरीके के रेशियल बाइसेस थे उस समय, कि कुछ एक्ट्स आ रहा है, कुछ लोगों पे अप्लाई हो रहा है, कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, जो कि 1926 में आया। 1926 में कौन सा है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया। इसमें क्या प्रोविजन थे, ट्रेड यूनियंस लीगल स्टेटस, इनको जो है कि लीगल स्टेटस दिया गया ट्रेड यूनियन को। और साथ ही साथ में कंडीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन का कंडीशन भी इसमें स्थापित किया गया। इसमें थर्ड क्या है, इसमें सिक्योर इम्यूनिटी, ठीक है। सिक्योर इम्यूनिटी बोथ क्रिमिनल एंड सिविल और ट्रेड यूनियंस फ्रॉम द प्रोजिक्यूशन ऑफ लेजिमेट एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज थे उनमें जो है कि दोनों में, क्रिमिनल और सिविल मैटर में, इनको इम्यूनिटी दी गई, बट पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था, 1926 में आया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ प्रोविजंस थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट देख लेते हैं, कब आया था, 1929 में आया था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था 1929 में। इसमें क्या था,
कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को एस्टेब्लिश करने की इसमें बात कही गई। साथ ही साथ में स्ट्राइक इन यूटिलिटी सर्विसेज इलीगल, जो भी यूटिलिटी सर्विस होते हैं जो डे टू डे यूज वाले होते हैं, उनमें अगर कोई स्ट्राइक होता है तो उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ में क्या कहते हैं, फॉरबिड पॉलिटिकल कोरेसिव ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, कुछ ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज थी उनको जो है कि इसमें इलीगल कर दिया गया। मेरठ कंस्पिरेंसी केस, ठीक है, मेरठ कंस्पिरेंसी केस जो 1929 में आया था, किससे रिलेटेड था, लेबर से रिलेटेड था, ठीक है, लेबर से रिलेटेड था। कौन, क्या, मेरठ कंस्पिरेंसी केस जो है कि लेबर से रिलेटेड था। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब हम देख लेते हैं, हमने लेबर को देख लिया, सिविल सर्विसेज को देख लिया, पुलिस को देख लिया, जुडिशरी देख लिया, और नेक्स्ट क्या हमारा प्रेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरीके से ना कितने कम चीजों में, कितने कम हमारे पेजेस में इतने अच्छे अच्छे खासी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डाल रखा है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मस्ट है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि आप समझ के चलिए कि 70 to 80% क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो अब फालतू के जाके बड़े बड़े मैराथन क्लासेस को देखने से क्या फायदा, यदि हम अच्छा खासा, हम कुछ कम समय में किसी चीज को देख के अच्छा खासा आउटपुट ले लेते हैं, तो बड़े बड़े क्लासेस को देख के मनोरंजन करने से क्या फायदा आपको। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बीपीएससी मेकर वगैरह जो भी हैं, ये फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े जो है कि मैराथन क्लासेस लाते हैं और बच्चे देखते भी हैं उनको, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों से बचिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, प्री क्वालिफाई करना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जो रिवीजन की क्लासेस इस समय चल रही हैं डेली बेसिस पे, आप उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए वीडियोस को। आप हमारे पीडीएफ को जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट लेके पढ़िए, और इस बार का प्री होने से आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं प्रेस में क्या है, जेम्स हाइकी, क्या है ये, बंगाल गेजेटी नाम से इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला 70-80 में, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। सेंसरशिप प्रेस एक्ट आया 1799 में, आया, प्रेस से रिलेटेड है। सेंसरशिप प्रेस एक्ट कब आया, 1799 में आया, किसने लाया था, वेलेस्ली ने लाया था। और उसमें क्या था, वार टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शन, जो भी वार टाइम होगा तो उस समय जो है कि प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया, और साथ ही साथ में इसको बाद में जो है कि रिलैक्स कर दिया गया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में आया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसके समय में आया था, जॉन एडम्स के समय में आया था। उसमें क्या था, राजा राम मोहन राय का जो पत्रिका था मिरातुल अकबर, इस पे जो है कि ये एक पहली बार लगा था। तो एक तरीके से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल गया कि जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 का था, और फर्स्ट टाइम जो है कि किस पत्रिका पे लगा था, किस किस पे लगा था, मिरातुल अकबर। और साथ ही साथ में मिरातुल अकबर जो है किसकी पत्रिका है, राजा राम मोहन राय की। और ये ऑलरेडी जो है कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ठीक है, सब पेपरों में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि मिरात उल अकबर पेपर किसका था, राजा राम मोहन राय का था। प्रेस एक्ट देख लेते हैं 1835 में, इसमें क्या था, इसको किसने लाया था, प्रेस एक्ट 1835 का मेटकॉल्फ ने लाया था। इसको क्या बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, मेटकॉल्फ को जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, रिपल 1823 रेगुलेशन, जो 1823 का ये रेगुलेशन आया था, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, इसको जो है कि इन्होंने रिपल कर दिया, इसको इसको खत्म कर दिया। साथ ही साथ में लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में आया, इसमें क्या था, इमरजेंसी ड्यूरिंग रिवोल्ट, ठीक है। ये जो है कि रिवोल्ट हुआ था उस समय 1857 का, इसी समय जो है कि लाइसेंसिंग एक्ट 1857 लाया गया था, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम को करप करने के लिए एक लाया गया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 देख लेते हैं, इसमें क्या था, रिपल मेटकॉल्फ एक्ट। इसने क्या किया, जो मेटकॉल्फ एक्ट आया था जिसको हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते थे, इसको रिपल कर दिया, खत्म कर दिया। और साथ ही साथ में नए प्रोविजन क्या ऐड किया, डिटेल्स ऑफ प्रिंटर एंड पब्लिशर, जो भी प्रिंटर होते थे, पब्लिशर होते थे, इनका डिटेल जो है कि आपको कलेक्टर को सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ में कॉपी ऑफ पेपर टू बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट, जो भी कॉपी होगा गवर्नमेंट को पहले जो भी कॉपी होगा पेपर का पहले गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। देखते हैं कितना हरा एक्ट था ये। इसके बाद से और हरा एक्ट आया, कौन सा आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट मैं जो बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी डेट्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में आया। इसको किसने लाया था, ये लाया था लिप्टन ने लाया था, लिप्टन थे उस समय। इसको क्या बोला जाता है, रिप्रेस सेडिशियस राइटिंग, जो भी राइटिंग थे ना जो देशद्रोह से संबंधित थे, कुछ इस तरीके के जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, उनको जो है कि रिप्रेस करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। इसी को गैगिंग एक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से पेपर में आपको पूछ दिया कि किस एक्ट को जो ब्रिटिश टाइम में लाया गया था उसको गैगिंग एक्ट बोलते हैं। तो गैगिंग एक्ट इसको बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बोलते हैं। उसमें जो है कि पहले कौन विक्टिम थे इसके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर पहला विक्टिम कौन बने, ये थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है कि फर्स्ट विक्टिम थे, जिसको कि इनके अंदर इसके अंदर अरेस्ट किया गया था। तो इस तरीके से पूछ दिया आपसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर में पहले भारतीय कौन थे जिनको अरेस्ट किया गया था, तो कौन थे हमारे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे।
न्यूज़पेपर एक्ट 1908 आया, ठीक है। न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था? 1908 में आया था। इसमें क्या क्या प्रोविजन देख लेते हैं। इसमें प्रोविजन किसके टाइम पे लाया गया था? लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे लाया गया था इसको। और इसमें क्या था? कॉन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी। अगर अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल आप पब्लिश करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी को जो है कि कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा? इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ठीक है। 1910 में एक एक्ट है जिसका नाम था इंडियन प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें? प्रेस कमेटी, ठीक है। प्रेस कमेटी एक बनाई गई जिसके हेड कौन था? तेज बहादुर सप्रू थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1908 और 1908 एक्ट को रिपल करने के लिए, ठीक है, एक प्रेस कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? इंडियन प्रेस एक्ट 1931। 1931 में भी एक इंडियन प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या प्रोविजन था? स्वीपिंग पावर ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस एक्ट। इसमें इसका मकसद ये था कि जो सिविल डिसोबीडियंस एक्ट चल रहा था उस समय जो भी प्रेस वगैरह निकाल रहे थे चीजों को, ठीक है, इसको सप्रेस करने के लिए इंडियन प्रेस एक्ट 1930 बनाया था। अब कुछ यहाँ पर रिफॉर्म देख लेते हैं। चार्ट फॉर्म में रिफॉर्म है, कुछ एक्ट्स हैं। कुछ रिफॉर्म है और एक्ट्स हैं, और वहाँ पे उसी के साथ में किसके किसके टाइम पे लाया गया था और इसका सिग्निफिकेंस क्या था और ईयर क्या था और नेम ऑफ द रिफॉर्म्स। तो पहला देख लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द सती एंड द फीमेल इन्फेंटिसाइड। कब आया था? 1829 में आया था। इसमें गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने इन सभी चीजों को पीछे के क्लासेस में बता चुका हूँ आप लोगों को। और फिर से ये चीजें रिपीट हो रही है ना, तो इससे आपका और अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में आया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इसमें क्या था? एडॉप्शन ऑफ सन्स बाय द रूलर्स इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल हायर वाज बैन, ठीक है। मतलब कि आप बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। इसके साथ विधवा रीमैरिज एक्ट कब आया था? 1856 में आया था, लॉर्ड कैनिंग उसमें थे गवर्नर। इसमें क्या था? लीगलाइज द हिंदू विधवा, ठीक है। हिंदू जो विधवा थे उनको लीगलाइज कर दिया गया। सपोर्ट किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है? ये विधवा रीमैरिज एक्ट से है। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1861 में आया। इस समय कौन गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और गवर्नर इसमें वायसराय बोलेंगे। वायसराय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने किया एनविसेज एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर लेवल। मतलब कि जो हायर लेवल से वहां भी इंडियन का एसोसिएशन जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट हो गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसके साथ एल्बर्ट बिल आया, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल था, 1883 में आया था। इसमें कौन थे? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, चलो। लॉर्ड रिपन ही थे, ठीक है। और इसमें जो है कि क्या था? टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन मैजिस्ट्रेसी। मतलब कि इंडियन थे जो इंडियन जजेस थे वो भी जो कि यूरोपियंस का केसेस को सुन सकते थे। इसमें प्रोविजन था, लेकिन जो है कि फेल हो गया था क्योंकि इसको बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट देख लेते हैं 1892। इसमें कौन थे? लॉर्ड लैंडस्टोन थे। मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एनलार्ज, इसको एनलार्ज कर दिया गया। लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म देख लेते हैं। इसमें क्या था? 1909 में आया था। लॉर्ड मिंटो जो है कि सेकंड इस समय इसके वायसराय थे। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स टू वाइडन द गल्फ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। फर्स्ट टाइम जो है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात की गई थी। किसमें? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देख लेते हैं, कब? 1919 में आया था। उस समय ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इसमें क्या था? डायरेसी वाज इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल लेवल। डायरेसी मींस डीवल, ठीक है। इसके साथ जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उस समय भी हमारे गवर्नर वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। उसके बाद से रॉलेट एक्ट देख लेते हैं, 1919 में आया था। उस समय भी हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। इसके बाद से साइमन कमीशन 1828 में आया था। इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसमें क्या था? इसका पर्पस साइमन कमीशन का टू रिपोर्ट वर्किंग द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड डायरेक्शन इन प्रोविंसेस इंडिया टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द फेडरेशन एंड द इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। ये कुछ प्रोविजन थे जो कि साइमन कमीशन में थे। फिर उसके बाद से गांधी पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। फिर से जो है कि कॉम्युनल अवार्ड कब दिया गया? 1932 में। उसमें लॉर्ड विलिंगडन थे। सेपरेट इलेक्ट्रोड कब दिया गया? 1932 में। उस समय भी लॉर्ड विलिंगडन थे वायसराय। इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन ही थे। फिफ्थ मिशन कब आया? 1942 में आया। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिंथिनगो, ठीक है। ये इनके थोड़ा नाम टप के देख लीजिएगा। आईएनए का ट्रायल्स कब हुआ था? 1945 में हुआ था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। वेबल प्लान कब आया था? 1945 में आया था। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में, सॉरी, 1946 में आया था। उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल थे। इसके साथ माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। इस तरीके से देख सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हमारे उन सबको मैंने एक चार्ट फॉर्म में भी डाल रखा है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिफरेंट टाइप के जो कमीशन बने थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो कमीशन बने थे ब्रिटिश टाइम में,
इन एजुकेशन, इन पुलिस, इन जुडिशरी उनको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है, वो भी चीज़ें इसमें से रिपीट होंगी, लेकिन थोड़ा कम रिपीट होगी, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या अपना क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जी डिफरेंट टाइप के जो कमीशंस हैं, इन सभी कमीशंस को यहाँ देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने इसका 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है और होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। अगर ये आपके पेपर में हेल्प कर रहा है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस या जेपीएससी हो गए, या हाल ही में जो होने वाला पेपर है एफआरओ का, एसीएफ का झारखंड में, इन सभी बच्चों के लिए ना ये लेक्चर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है कि ना ए टू जेड पूरा लास्ट से लेके शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, और साथ ही साथ में यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से हैं जो वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो हमको मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट भी कीजिए, ठीक है? और यदि कुछ सजेशन हो आपका वीडियो को लेके, कुछ हमने कुछ गलती किया हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, क्योंकि हम भी इस तरीके से एक स्टूडेंट ही हैं जो साथ ही में प्रिपरेशन भी करते हैं और अपने नोट्स को, जो मैंने बहुत ही मेहनत से इतने अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए थे, इन सभी नोट्स को आपसे शेयर कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।